हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आई होप आप लोगों का MSO 3 का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब हमारे पास एक दिन का टाइम है, थोड़ा सा और एफर्ट लगाने का टाइम है, देन MSO 4 का एग्ज़ाम है। तो मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं MSO 4 पे। MSO 4 में जो हम टॉपिक अब ले रहे हैं वो है कॉमन्स। देखो, कॉमन्स के नेम से क्वेश्चन आया हुआ है, बट कॉमन्स दे या आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लिख के दे, तो ये दोनों चीज़ें सेम होती है और कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टॉपिक भी नहीं है। क्लियर? बात ये है, देखो, थोड़ा सा अभी आपको लगता है कि आप इजी टॉपिक है, ये बहुत जनरल टॉपिक है, ये है, बट टॉपिक सारे ही इजी होते हैं आफ्टर, मतलब आप एक बार उसको प्रॉपर्ली पढ़ लो। अब ये होता है कि कोई एक टॉपिक जो इजी भी है, समझने में आसान है, प्लस उसका कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए, तो आप 20 नंबर के अकॉर्डिंग उसको एग्जाम में पहले क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिमिलरली ब्राज़ील वाले क्वेश्चन के लिए भी कहा था, ठीक है, कि आप अगर और जो जितने रिमेनिंग वाले पार्ट हैं उनको अच्छे से कर लो, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ सकते हो ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लो जिन पे कंटेंट अच्छा खासा आपके पास प्रिपेयर हो, बिकॉज 20 मार्क्स इज नॉट वेरी लेस। आपको 500 वर्ड्स का कंटेंट भी चाहिए वहां पे लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी थोड़ी देर में अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद कोई और। अब हम बात करते हैं कॉमन क्या है। देखो, कॉमन या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, नाम से समझ में आ रहा है ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन है, जो सबसे कॉमनली बिलोंग करती है। लाइक अगर मैं कहूँ आपके आसपास सनलाइट आप ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई पड़ोसी आके कह देता है कि भैया आप आज धूप में ज़्यादा देर कैसे बैठ गए, आपने सनलाइट ज़्यादा क्यों ले ली। या आपकी कॉलोनी में कोई पार्क है तो कोई आके आपको बोल देता है पार्क जाओ, आप इस पार्क जो है नॉर्मल, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जो कॉमन्स होते हैं, जो सबसे बिलोंग करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज विच बिलोंग टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये होते हैं कॉमन, जैसे कि एयर, ओशियंस, वाइल्ड लाइफ हो गए। कुछ शेयर्ड सोशल क्रिएशंस होते हैं, जैसे लाइब्रेरी बनी है, या पब्लिक स्पेसेस, जैसे मैंने टेम्पल्स वगैरह ये सब बताया। रिलीजियस जो वर्शिप की प्लेस होती है वो हो गए। ये साइंटिफिक रिसर्च, ये सब शेयर्ड सोशल क्रिएशन होते हैं। अब अगर मीनिंग सम अप करें, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, मेड टू मीट एवरीडे रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राइबल एंड विलेज कम्युनिटी। आप रोजाना की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, कोई ट्राइबल है, विलेज कम्युनिटीज हैं, बेसिकली जो सोसाइटी है वो अपनी रोजाना की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रही है यहाँ से। रोजाना की रिक्वायरमेंट आप डेली देखो आसपास जितने भी चीजें आप यूज कर रहे हो, ऑलमोस्ट कितनी सारी चीजें पब्लिक यूटिलिटी वाली हैं, जिसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, विच बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन। अब रोमन्स की बात करें तो रोमन्स के टाइम से ये चीज स्टार्ट हुई थी, अब उतना बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, बस इनका मेन जो मोटिव है या मेन जो बात जो थी वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे फेमस हुआ था कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ बोला गया एयर, वाटर, सी, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब कुछ क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, वेयर एवरी मेंबर हैज एक्सेस। सब उस चीज सब क्या कर सकते हैं, सबके पास एक्सेस है उन चीजों का, पहुंच है, एंड यूजेज फैसिलिटी विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन। आप प्रॉपर उनको यूज कर सकते हो, हाँ, बट कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन एज सच की चीजें आपसे बिलोंग करती है, लेकिन ये नहीं कि आप उसका ओवर यूज या मिस यूज करते रहो। ठीक है, विदाउट एनीबडी हैविंग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट ओवर देम, किसी का पर्टिकुलरली यहाँ पे राइट नहीं होता। देखो, इसमें मुझे जो एग्जांपल याद आता है ना, जब बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे आपके आसपास में कम्युनिटी में पार्क्स वगैरह होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके झूले वगैरह होते हैं, स्विंग वाला जो झूला होता है, वेट रहता था कि भाई वो झूला कभी खाली नहीं मिलता था आपको, आप किसी भी टाइम चले जाओ वो झूला कभी खाली ही नहीं मिलते। ठीक है, अब पब्लिक रिसोर्स है, सबसे बिलोंग करते हैं, तब बहुत गुस्सा आता था इन चीजों को देख के कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन का उतरने का मन ही नहीं हो रहा है वहां से, तो दूसरे पर्सन का नंबर कब आएगा, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप 3 घंटे वहां पे स्पेंड कर सकते हो। तो ये चीज जो थी, ये मतलब कॉमन रिसोर्सेज को सुनते ही एक जो एग्जाम्पल माइंड में आता है ना, बार बार यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कॉमन रिसोर्सेज में पार्क और ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, तो ये चीज हम वहां देखते हैं। ऐसा होना चाहिए कुछ, आज वैसे टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए। यहाँ पे क्या देखा था कि प्रॉपर स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन होती है ना, तो ऑब्लिगेशन से माइंड में आया कि जस्ट ऐसी चीजों पे टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए कि 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बैठेगा या 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बैठेगा, सो दैट हर बच्चा बैठ के झूल पाए और एंजॉय कर पाए, है ना। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब प्रॉपर्टी लॉ की बात करते हैं। प्रॉपर्टी लॉ का जो भी कंसेप्ट था कि प्रॉपर्टी कौन किससे बिलोंग करती है, क्या किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, समथिंग लाइक दिस, ये कंसेप्ट जो था वो फर्स्ट जो था सबसे पहले फ्रांस के फ्यूडल सिस्टम में हमें देखने को मिला। वहां पे नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड, अब नेपोलियन कोड नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में, ना पॉलिटी है ना वर्ड हिस्ट्री जाननी है, तो यहाँ पे नेपोलियन ने नेपोलियन कोड इंप्लीमेंट करे थे, जिसके थ्रू ये जो आपका प्रॉपर्टी लॉ वाला कंसेप्ट था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद देखो, कॉमन्स को लिंक किया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी से।
अब मिक्स्ड इकोनॉमी टर्म समझ लेते हैं, क्या पता कई बार किसी तरीके से डिफरेंट वे में ये कहीं पे आ जाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से समझ में आ रहा है मिक्सचर। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखो, दो सिस्टम होते हैं इकोनॉमी में। एक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जिसे मार्केट भी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी में क्या होता है? इस टाइप की इकोनॉमी में प्राइवेट पीपल काम करते हैं, जो काम करेंगे वो प्राइवेट लोग करेंगे, और इनका जो मोटिव होता है ना वो होता है अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है, मैं कोई काम स्टार्ट करूंगी, मैं अपने माइंड में सोशल वेलफेयर एजेंडा लेके कोई काम नहीं स्टार्ट कर रही हूँ ना। मैं वहां पे सोचूंगी, क्योंकि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो वहां पे मेरा मोटिव होगा कि मुझे पैसा कमाना है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मैटर पे इंटरफेयर नहीं करती है। प्लस यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मार्केट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन में, मार्केट प्राइस डिटरमाइन करती है। वहीं सोशलिस्ट सिस्टम में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। इकोनॉमी से रिलेट कर रहे हैं इसे, सोशलिस्ट सिस्टम में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट काम कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। अब गवर्नमेंट काम कर रही है तो इंटरफेयर क्या, फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का है। और प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है। इस टाइप की जो मार्केट होती है, देखो ये जो मार्केट के, अब मैं आपको बोलूं फादर ऑफ कैपिटलिस्ट, तो ये बोला जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को। सोशलिस्ट की मैं बात करूं तो ये बोला जाता है, कार्ल मार्क्स को पढ़ा है हमने कितनी बार सोशोलॉजी में ना, वो यही चीज तो कार्ल मार्क्स इस बारे में ही तो बात कर रहे थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। किसकी? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो नाम से ही क्लियर है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ दीज इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है। प्रॉफिट मोटिव तो होता है यहाँ पे, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं कि आप सोसाइटी की कॉस्ट पे वो प्रॉफिट कमाओ, कि सोसाइटी में कुछ गलत करके वो प्रॉफिट कमाओ। प्राइस मार्केट फोर्स के थ्रू डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो प्राइस पे कंट्रोल कर सकती है, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। वहीं इसके फादर की बात करें तो इसके फादर जो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी के बोल जाते हैं वो भी एडम स्मिथ ही हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने बात करी एक कंट्री की, तो कौन है? इंडिया। सोशलिस्ट में एक कंट्री की बात करेंगे तो कौन है? रशिया। अगर कैपिटलिस्ट में एक कंट्री के एग्जाम्पल है तो कौन है? यूएसए। तो बेसिक कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स का तो आइडिया लग गया आपको। यहाँ पे क्या बोला है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बिजनेस और गवर्नमेंट को दोनों को साथ में आके काम करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिले। अब यहाँ पे इसको कॉमन से लिंक किया गया कि ये जो कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ये सब, तो यहाँ पे स्टार्ट हुए कंजर्वेशन मूवमेंट। कंजर्वेशन मूवमेंट के चलते नेशनल पार्क बनना स्टार्ट हुए। हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोग क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आप कर रहे हो डिफॉरेस्टेशन, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, ठीक है। फ्लोरा फौना दोनों का नुकसान, जो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वहां रह रहे हैं उनका भी नुकसान। तो एक टाइम पे ये रियलाइज किया गया कि भाई इनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है सस्टेनेबल वेलफेयर के लिए। आज की डेट में हम कहते हैं टाइगर इतने कम बचे हैं, कुछ एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये सब चीजें जो हैं तो हमें इनके सस्टेनेबल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। तो यहाँ पे यूनेस्को ने क्या करा, बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट स्टार्ट करा। वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे दैट इज नॉट द टॉपिक, बस कंजर्वेशन से लिंक करना है। तो मेन बात बायोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि इंडिया में इन टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व जो भी होता है, देखो उसे कुछ पार्ट में ना डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 सर्च करके देखो, अगर नाम नहीं पता तो एक बार जस्ट देख लो फॉर द टाइमिंग, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप देख के बताइए, क्या पता आप में से कुछ लोगों ने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व विजिट करे हो, या आप लोग यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हैं, तो अपने स्टेट के नाम के साथ आप बता सकते हो कि आपके स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबको हेल्प मिलेगी कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये प्रॉपर बाहर वाला एरिया, देन एक इंटरनल पार्ट, और देन मोस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट। तो ये जो मोस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोर जोन। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, ह्यूमंस आर नॉट अलाउड टू गो देयर, इंसानों को यहाँ पे जाने का परमिशन नहीं होता है। क्लियर। अब आपने अगर रिजर्व मतलब कोई भी विजिट किया हो तो आपको पता होगा, अगर आइडिया है, अगर गए हो तो वहां पे जैसे होता है ना कि आज टाइगर दिखा, कल इसको टाइगर दिखा, तो एक एरिया में ही वो आपको घुमाते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है। मेन कोर जोन में वो आपको मना कर देते हैं कि वो बिल्कुल डेंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट है, वहां पे जाना हमें अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ ये है क्या, यहाँ तक आपको जाना अलाउड होता है, जिसे हम कहते हैं बफर जोन।
क्या होता है ये बफर जोन? बफर जोन जो है वो है ही टूरिज्म के लिए, कई बार एनिमल को ग्रेज वगैरह कराने के लिए यूज करते हैं। एंड देन जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब थोड़े बहुत घर वगैरह भी आप बसे होंगे, रह रहे होंगे, बसावट होगी, ये देख सकते हो। कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है। अब ये क्या था और क्यों स्टैब्लिश किया? तो इट इज स्टैब्लिश टू प्रमोट एंड डिमॉन्स्ट्रेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए ह्यूमन एंड बायोस्फीयर का। ह्यूमन का नेगेटिव इंपैक्ट बायोस्फीयर पे नहीं पड़ना चाहिए, बायोस्फीयर मतलब इन फ्लोरा फौना का, मतलब पर्टिकुलरली एनिमल्स वगैरह का, वाइल्ड लाइफ का नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन पे नहीं पड़ना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ इनको बनाया गया था। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज अगर हम देखें कि कॉमन्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो आपको पता है 1992 में हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत इंट्रोड्यूस की गई। अब पंचायत इंट्रोड्यूस करी तो पंचायत आपको पता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करती है, कि डेमोक्रेसी टिल द लोएस्ट लेवल पहुंचे, वहीं के लोग जो है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे भी यही था कि लोकल गवर्नमेंट को ये पावर और अथॉरिटी दी गई कि वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन खुद से देखे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। तो जब वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन देखेंगे तो इन सब जो पर्टिकुलर ये सब चीज़ों का ध्यान है वो भी उन्हें रखना होगा। ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर बात करते हैं ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स। अलग से पूछ सकता है वो कुछ ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स के बारे में। तो ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स के बारे में जो बात की थी वो करी थी गैरेट हार्डिन ने 1968 में। देखो उस टाइम की सोसाइटी में क्या था, खेती वगैरह ये सब चीजें होती थी। तो इन्होंने जो बात की थी ना प्रॉपर, इनकी जो अगर आपने पढ़ी है या आप पढ़ोगे कुछ थ्योरी, तो इन्होंने कुछ हर्डर्स वगैरह इन सबको लेके स्टडी करी थी कि आप अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें चराते हैं, ये सब। तो इनकी पूरी स्टडी इस बारे में है। तो हमने इस ट्रेजिडी का मेन जिस्ट निकाला है कि ट्रेजिडी में बताया क्या गया है, और वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो इन्होंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया था जिससे इन्होंने ट्रेजिडी ऑफ कॉमन को थोड़ा सा क्या करा था, लोगों की नज़र में लाया। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेजिडी ऑफ कॉमन है ये एक प्रॉब्लम है जो कि होती है जब इंडिविजुअल जो है ना वो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी की वेलबींग को नेग्लेक्ट करते हैं और अपने पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं। लाइक मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है एनवायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगी। मुझे अगर मैं प्लास्टिक वगैरह बोला जाता है डंप मत करो, जलाओ मत, ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हमें नहीं मतलब, हम तो कर रहे हैं वो काम, ठीक है। वेस्ट नहीं डंप करना चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वेस्ट डंप क्रिएट भी कर रही हूँ और डिस्पोजल भी कर रही हूँ, क्योंकि अदर में जो डिस्पोजल के मेजर हैं वो मुझे कॉस्टली पड़ रहे हैं, वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो मैं यही तरीका कर रही हूँ, रिस्पेक्टिव कितना भी नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में जो होता है वो क्या होती है, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स होती है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आज तो आप बेनिफिट ले रहे हो, बट अगर लॉन्ग रन की बात की जाएगी तो ये नुकसान आपका ही है। पोल्यूशन हो जाए, चीजें हो जाए, सकल को आप ही होगे जो सांस लेने की बीमारी से मर रहे होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत हम देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ हम बहुत पहले से अगर ध्यान में रखते या इस चीज़ों के लिए कोई लीगल इम्प्लीकेशन होती, कुछ भी होता, ठीक है, बिना डंडे के तो सुन नहीं रहे हम लोग प्यार से। जब तक पता नहीं था कि हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे तो चालान कट जाएगा, तो कोई सीरियस ही नहीं था चीज़ों को लेके। अब पता है मास्क नहीं लगाएंगे 2,000 रुपये निकाल के देने पड़ेंगे, तो डर के कारण भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन है, कुछ डर भी है, तो कुछ डर तो क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट चीज़ें कंट्रोल में हो। तो ये चीज़ उस सोसाइटी के में उस टाइम पे यहाँ पे बात हमें मेंशन की गई है कि हो क्या रहा था, लोग ओवर कंजम्पशन कर रहे थे और अल्टीमेटली चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से रिसोर्सेज जो थे वो डिप्लीट होते जा रहे थे। अब ये करा क्यों, नोटिस में क्यों आई बात, इससे होगा क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं देखो कल्चर ऑफ कॉमन्स की। तो कल्चर ऑफ कॉमन्स में तो शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिखनी है, बाकी कहानी वही लिख देंगे हम लोग कि कुछ फॉर्म्स ऑफ वेल्थ जो है वो सबसे बिलोंग करती है और हमें उसे सबके गुड के लिए यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग उसका बेनिफिट ले लें और बाकी बेचारों को तो बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा कुछ चीज़ का, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो इसलिए जो सबके लिए है दैट बिलोंग्स टू ऑल, वो सब उसका बेनिफिट ले पाए। थिंग्स जो है वो इनहेरिट करते हैं हम और प्रॉपर उन्हें जॉइंटली इकट्ठा करते हैं ताकि ये जो फर्दर जनरेशन है, मतलब ये सस्टेनेबल का ही कंसेप्ट हो गया ना, कि वो आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचे। वुमेन इन स्ट्रगल ऑफ कॉमन को लेके मैंने एक लाइन मेंशन कर दी है ताकि कुछ क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में आइडिया स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि इसी को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ट्रेडिशनली वुमेन को देखो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, कॉमन्स को तो नहीं मिल रहे, वो बात तो अलग है, प्लस वुमेन को तो एक्स्ट्रा स्ट्रगल रहा, बिकॉज वुमेन को तो एक प्राइवेटाइज तरीके से प्रॉपरली घर में ही रहना होता था पहले। वुमेन को माना किया जाता था एक प्राइमरी सब्जेक्ट बस रिप्रोडक्टिव वर्क के लिए, कि नॉर्मल बस आप घर पे हो, घर के काम देख रहे हो, बच्चे पैदा कर दिए, दैट्स ऑल, बाकी कुछ आपका काम ही नहीं है। तो ये चीज़ को धीरे धीरे, तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की बात थी कॉमन रिसोर्सेज की फाइट करना, बिकॉज वुमेन की कंडीशन जो थी वो वल्नरेबल थी।
अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कैसे ठीक करी, क्या करा क्या नहीं करा, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी दैट जस्ट एड्रेस दैट। अगर कुछ पूछता है तो रिफॉर्म क्या थे, सिचुएशन कैसे ठीक हुई, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। वैसे आई डोंट थिंक सिर्फ वुमेन और स्ट्रगल को लेके ऐसे अलग से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिटेल में देते हैं तो हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, लाइक बर्थ कंट्रोल, अबॉर्शन, बर्थ कंट्रोल, ये सब बात भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूंगे, ठीक है। सो आई होप टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो स्टिल आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।